सेकेंड ईयर संस्कृत के सेकंड पेपर में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इत्यादि के विषय में पढ़ना है। भारतीय संस्कृति, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में संकेत किया था, इसकी परिधि अत्यंत विशाल है, अत्यंत व्यापक है, जिसमें भारतवर्ष की सारी कला, संस्कृति, साहित्य, वस्त्र विन्यास इत्यादि आ जाती है। इसी क्रम में हमारी भारतीय संस्कृति की एक बहुत अद्भुत विशेषता है हमारी वर्ण व्यवस्था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण भी है और हमें इसके बारे में जानना चाहिए। वर्ण शब्द के संस्कृत में कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ है रंग, कलर, और एक अर्थ जाति की तरफ जाता है, जो कि वस्तुतः जाति का पर्यायवाची यद्यपि यह नहीं है। वर्ण हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति को जब हम देखते हैं, साहित्य को देखते हैं, तो हमें श्रम के विभाजन का अद्भुत निदर्शन वहाँ प्राप्त होता है और किसी भी कार्य को वहाँ छोटा या बड़ा नहीं माना जाता रहा है। ऋग्वेद में ऐसा एक मंत्र भी आता है जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि मेरी माँ ये कार्य करती है, पिता ये कार्य करते हैं, भाई ये कार्य करता है, मैं ये करता हूँ, यानी सबके विभिन्न कार्य हैं। तो वर्ण व्यवस्था जैसे स्थूल रूप में हम सब ने सुन रखा है कि 4 वर्ण हमारे यहाँ कहे गए हैं। भगवद गीता का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कृष्ण की उक्ति है कि मैंने गुणों और कर्मों के हिसाब से, गुण और कर्म के विभाग से 4 वर्णों की सृष्टि की। ये महाभारत का रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि भगवद गीता महाभारत का ही 4 वर्ण, नामना ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण कहे गए हैं। जब हम और पीछे जाते हैं, ऋग्वेद के काल में जाते हैं, तो वहाँ हमें एक प्रसिद्ध मंत्र मिलता है, जिसे प्रायः उद्धृत किया जाता है वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में। जातियों की उत्पत्ति के विषय में भी इस मंत्र को उद्धृत किया जाता है, जहाँ ये कहा गया कि उस परम तत्व के मुख से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति, ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्, और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, क्षत्रिय वर्ण की, जंघाओं से वैश्य वर्ण उत्पन्न हुआ, और पदभ्याम शूद्रम अजायत, और चरणों से, उस परम पुरुष के चरणों से शूद्र वर्ण उत्पन्न हुआ। यह ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध मंत्र है, जिसे भारतीय वर्ण व्यवस्था का सर्वप्राचीन
की उत्पत्ति का सर्व प्राचीन सिद्धांत वैदिक सिद्धांत। तो ब्रह्मा के मुख से, उनकी भुजाओं से, उनकी जंघाओं से और उनके पैरों से 4 वर्णों की उत्पत्ति कही गई है। इस आधार पर उनकी श्रेष्ठता की भी कल्पना कर ली गई थी। वस्तुतः ये चारों ही वर्ण कार्यों के, श्रम के विभाजन के आधार पर कल्पित हुए थे। एक ही व्यक्ति सारे कार्य नहीं कर सकता, अतः कार्य का बंटवारा समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए काम का बंटवारा, श्रम का विभाजन अत्यंत आवश्यक था। अतः हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई कि समाज में सभी प्रकार की गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें। इस हेतु एक विभाजन आवश्यक और मोटे तौर पर कहा गया कि ब्राह्मण वर्ण जो होगा उसका कार्य होगा अध्ययन करना, अध्यापन करना, भिक्षाटन कर उदर पूर्ति करना। ब्राह्मण वर्ण के कर्तव्य निर्धारित कर दिए। क्षत्रिय वर्ण हेतु कहा गया कि आप देश की और प्रजा की रक्षा करें, प्रजा की सुरक्षा का भार क्षत्रिय वर्ण को दिया गया। इसी प्रकार जो वैश्य वर्ण है उनके पास आर्थिक गतिविधियां, कृषि कार्य, जिससे समाज में सबका पेट भरे, आर्थिक गतिविधियां चलती रहें, अर्थोपार्जन होता रहे, इस हेतु वैश्य वर्ण का निर्धारण किया गया। और जो शेष कार्य बच गए वे कार्य शूद्र वर्ण के कार्य क्षेत्र में डाली। यह व्यवस्था वैदिक काल से प्रारंभ हुई मानी जाती है। जैसा कि उस मंत्र का मैंने आपको उदाहरण बताया, वह सर्व प्राचीन रेफरेंस है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। 4 वर्णों की कल्पना हुई उसके हिसाब से, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की श्रेष्ठता या न्यूनता का बोध नहीं होता था, नहीं होता चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विशुद्ध रूप से श्रम को विभाजित करने का एक वैज्ञानिक प्रयास था ऋषियों का, जिससे समाज व्यवस्था संतुलित होकर और गतिशील रहे। कहीं कोई किसी के विरोध में या कहीं किसी से किसी को कोई बाधा न हो किसी कार्य के संपादन में, इस तथ्य को ध्यान में रख करके वर्ण व्यवस्था की कल्पना हमारे ऋषि मुनियों द्वारा की गई।